हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जब अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे, हर ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होगा। एक डेबिट एस्पेक्ट, दूसरा होगा क्रेडिट एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये जो डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट या फिर डेबिट एंड क्रेडिट जब हम बोल रहे हैं, ये डेबिट क्रेडिट हम सीखेंगे आगे जाके जब हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे। बट आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक होगा वो होगा कि डिफरेंट ट्रांजैक्शंस में अकाउंट कैसे अफेक्ट होता है, कैसे दो एस्पेक्ट वहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स एंड वो दोनों इफेक्ट हमेशा क्या होगा? मैच होगा। मतलब पहला इफेक्ट को हम सपोज डेबिट बोले, दूसरा इफेक्ट को क्रेडिट बोल रहे हैं, तो जितना हमारा टोटल डेबिट होगा हमारा टोटल क्रेडिट भी उतना ही होगा। टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट हमेशा मैच होंगे। बट आज हम डेबिट एंड क्रेडिट नहीं पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ एस्पेक्ट देखेंगे कि डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स में कैसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया बाय इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज़। जैसे कि हमें पता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बिजनेस एंड ओनर्स आर सेपरेट। हम जब अकाउंटिंग करेंगे हम हमेशा यही मान के चलेंगे कि बिजनेस इज अ डिफरेंट पर्सन एंड द ओनर इज अ डिफरेंट पर्सन। बिजनेस एंड ओनर्स आर सेपरेट, दोनों अलग अलग। एंड हम जब अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम हमेशा अकाउंटिंग किसके बिहाफ में करेंगे और किसको माइंड में रख के करेंगे? बिजनेस को माइंड में रख के करेंगे। हम बिजनेस के लिए ही अकाउंटिंग करेंगे, तो हमारे लिए एक ओनर डिफरेंट पर्सन बन रहा है। तो जब बिजनेस में ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख, तो बिजनेस के पास 1 लाख आ रहा है। तो यहां पे क्या हुआ? कैश इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ। जब बिजनेस में कैश आया, सपोज यू आर द बिजनेस एंड बिजनेस में ओनर ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, मतलब बिजनेस में आया कैश। तो बिजनेस में जब कैश आया तो कैश में इंक्रीमेंट हुआ, कैश बढ़ा, सो देयर इज एन इंक्रीज इन कैश। वैसे ही जब ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, वहां पे कैपिटल भी तो बढ़ा। कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल मतलब द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। बिजनेस में जितना अमाउंट ओनर इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो जब ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया तब हमारा कैपिटल भी तो बढ़ा। तो यहां पे दो एस्पेक्ट क्या बन रहा है कि एक कैश इंक्रीज हुआ, दूसरा कैपिटल इंक्रीज हुआ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ₹20,000। हमारे पास पहले 1 लाख था, कैश पड़ा हुआ था। सपोज मान के चलते हमारे पास 1 लाख था बिजनेस में। अभी उस 1 लाख में से हमने 20,000 निकाला एंड हमने एक फर्नीचर खरीदा। तो उससे क्या हुआ कि जब हमने 1 लाख में से 20,000 निकाल के फर्नीचर खरीदा तो हमारा कैश का बैलेंस क्या हुआ? कैश का बैलेंस पहले था हमारा 1 लाख, अभी कैश का बैलेंस कितना बन गया? 80,000। तो यहाँ पे कैश रिड्यूस हुआ ना, डिक्रीज हुआ ना। तो यहाँ पे एक एस्पेक्ट हो रहा है क्या कि रिडक्शन इन कैश और डिक्रीज इन कैश। जब हमने फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, तो यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ? फर्नीचर इंक्रीज हुआ। फर्नीचर का बैलेंस 20,000 बना। ठीक है, तो फर्नीचर हमारा नया आ रहा है 20,000। तो दो एस्पेक्ट क्या हुआ? फर्नीचर इंक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज हुआ। तो ऐसे ही आज हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस में ये देखेंगे कि दो एस्पेक्ट कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे मीनिंग दिया हुआ है। मीनिंग क्या है? द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, अ रिसीविंग एस्पेक्ट, अ गिविंग एस्पेक्ट। एवरी डेबिट देर इज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये जो डेबिट एंड क्रेडिट है ये हम आगे सीखेंगे। आज हम डेबिट एंड क्रेडिट नहीं सीख रहे हैं, आज हम सिर्फ एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे और एक चीज बोला, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। मैंने बोला आपको कि आप अकाउंटिंग करने के लिए, डबल एंट्री सिस्टम को समझने के लिए आपका जो सबसे फाउंडेशन चीज समझना है वो है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए
पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्या है, ओनर स्टार्ट्स बिजनेस विथ कैश, मतलब ओनर ने बिजनेस में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। जब ओनर ने बिजनेस में 1 लाख डाला, बिजनेस में 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस के बारे में हम सोचेंगे तो बिजनेस के पास कैश आया, कैश इंक्रीज हुआ ना बिजनेस में। जब ओनर ने बिजनेस को कैश दिया तो कैश का बैलेंस बढ़ा। हमारे पास पहले मे बी जीरो बैलेंस हो सकता है, मे बी हमारे पास पहले ही कुछ कैपिटल पड़ा होगा, हो सकता है, बट हम ये मान के चल रहे हैं जब ओनर ने बिजनेस में कैश डाला, कुछ इन्वेस्टमेंट डाला, तो वहां पे कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ, तो कैश इंक्रीज हो रहा है। एंड जब ओनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। बिजनेस का एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है टुवर्ड्स द ओनर कि भाई ओनर ने मुझे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट दिया, आगे जाके मैं उसको लौटाऊंगा, ठीक है। तो बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो रहा है एंड कैश इंक्रीज हो रहा है, 2 एस्पेक्ट, इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन कैश, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन कैश। पहले वो 1 लाख डाला हुआ था, ओनर ने फिर से 50,000 डाला, दोनों सेम ही तो होता है। ओनर जितनी बार पैसा देगा, ओनर जितनी बार बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा उतनी बार वो एसेट बढ़ेगा। ओनर ने बिजनेस में कैश डाला, कैश का बैलेंस बढ़ेगा। ओनर बिजनेस का बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा। ओनर ने अपना कोई व्हीकल ला के बिजनेस में रख दिया कि बिजनेस में वो यूज होगा, तब भी वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस में, बट वहां पे वो व्हीकल इंक्रीज हो रहा है। सपोज उसके घर में फर्नीचर पड़ा हुआ था, वो फर्नीचर लाके वो बिजनेस में रख दिया कि भाई बिजनेस में यूज होगा, तो वो बिजनेस को फर्नीचर दिया ना, तो बिजनेस के पास एक नया फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ बिजनेस में एंड एक कैपिटल बैलेंस इंक्रीज हुआ। तो ओनर जो कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा वहां पे कैपिटल इंक्रीज होगा एंड जो एसेट ओनर लेके आएगा बिजनेस में वही एसेट इंक्रीज होगा। ओनर कैश ला रहा है तो कैश बढ़ेगा, ओनर बैंक ला रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ओनर फर्नीचर ला रहा है तो फर्नीचर का बैलेंस बढ़ेगा, ओनर सपोज कोई व्हीकल दे रहा है तो व्हीकल बैलेंस इंक्रीज होगा। तो ओनर जो भी चीज बिजनेस में लाएगा वो एसेट बढ़ेगा एंड उसके साथ साथ कैपिटल भी बढ़ेगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर हम ये चीज देखें कि ओनर जब बिजनेस से पैसा निकालेगा तब क्या होगा, ओनर जब बिजनेस से पैसा निकालेगा तब क्या होगा। अगर ओनर बिजनेस से कैश निकाल रहा है तो कैश रिड्यूस होगा बिजनेस से। मेरे सपोज आई एम द बिजनेस, सपोज यू आर द बिजनेस, आपके पास 1 लाख पड़ा हुआ है, ओनर ने उससे 20,000 निकाल के घर ले गया, तो 20,000 रिड्यूस हुआ ना। आउट ऑफ 1 लाख 20,000 आपने दे दिया ओनर को, तो आपके पास अभी कितना बैलेंस बचा होगा, 80,000, तो आपका कैश घटा, रिड्यूस हुआ। एंड ओनर ने जितना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से उसने 20,000 ले लिया, तो 20,000 कैपिटल भी रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो जब भी ओनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा तो एसेट बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। ओनर जब बिजनेस से कुछ निकाल के ले जाएगा, एसेट घटेगा, कैपिटल भी घटेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा ट्रांजैक्शन यहां पे क्या है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। हम लोगों ने बिजनेस में कुछ स्टॉक खरीदा, कुछ गुड्स खरीदा एंड उसके बदले हम लोगों ने 30,000 का पेमेंट किया, दिया हुआ है ना, परचेज गुड्स फॉर कैश। हम लोगों ने परचेज किया एंड कैश पेमेंट किया। उससे क्या हुआ, जब हम लोगों ने परचेज किया तो हमारे पास पहले स्टॉक जो भी होगा बैलेंस, वो स्टॉक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। सपोज मेरे पास 5,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, मैंने 30,000 का स्टॉक खरीदा, तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा ना। 5,000 था, 30,000 का स्टॉक आ जाएगा, तो मेरे पास टोटल स्टॉक कितना हो जाएगा, 35,000 का स्टॉक हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। एंड जब मैं पेमेंट कर रहा हूं मेरे पास जितना भी कैश होगा उसमें से 30,000 चला जाएगा, तो कैश रिड्यूस होगा एंड स्टॉक इंक्रीज होगा, कैश रिड्यूस होगा एंड स्टॉक इंक्रीज होगा। बट पहले ही मैंने आप लोगों को बोला है जब अकाउंटिंग टर्म्स का डिस्कशन हो रहा था कि स्टॉक एक ऐसा आइटम है जिसको हम डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट नाम देते हैं। जब हम उसको खरीद के लाएंगे हम उसको परचेजेस बोलेंगे, जब हम उसको सेल करेंगे तब हम उसको सेल्स बोलेंगे, जब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं हम परचेज करके लाए थे, हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो तब उस टाइम पे हम उसको परचेज रिटर्न बोलेंगे। सपोज हमने सेल किया था, वो रिटर्न होके हमारे पास वापस आ रहा है, तो हम उसको सेल्स रिटर्न बोलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे परचेजेस लिखा हुआ कि हमने जब स्टॉक परचेज किया तो परचेजेस अकाउंट इंक्रीज हुआ, ठीक है। देन
सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने स्टॉक बेचा। हमारे पास वॉट एवर अमाउंट का स्टॉक होगा, 1 लाख का हो सकता है, 5 लाख का हो सकता है, 10 लाख का, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे सिंपल हमें इतना देखना है कि हम भाई स्टॉक बेच रहे हैं। जब आप स्टॉक बेचोगे, जब आप स्टॉक सेल करने जाओगे तो आपके पास कैश आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया क्लियरली कि आप कैश लेके स्टॉक बेच रहे हो। तो आप स्टॉक बेचोगे तो पहला चीज आपसे स्टॉक चला जाएगा ना, आपके पास से स्टॉक चला जाएगा। यहाँ पे दो एस्पेक्ट अगर आप देखोगे तो आपके पास जितना भी स्टॉक है ना, वो स्टॉक है ना, स्टॉक चला जाएगा। एंड आपके पास जितना भी कैश होगा वो कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो दो एस्पेक्ट यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई कैश आ रहा है एंड स्टॉक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट हमारा क्या बना कि कैश इंक्रीज हो रहा है, एंड दूसरा एस्पेक्ट यहाँ दिया हुआ है कि सेल्स इंक्रीज हुआ। देखिए देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टॉक रिड्यूस हुआ, बट स्टॉक रिड्यूस क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ सेल्स। अभी तो मैं बता रहा था ना कि जब हम स्टॉक बेच रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्स। ठीक है, स्टॉक जब आ रहा है परचेज होके उसको परचेजेस बोले, स्टॉक जब जा रहे हैं उसको हम सेल्स बोलेंगे। तो यहां पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे दो चीज, आप स्टॉक रिड्यूस हो रहा है भी बोल सकते हो, या फिर सेल्स इंक्रीज हो रहा है बोल सकते हो। ठीक है, कैश आ रहा है, सेल्स का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, मेरा ज्यादा सेल हो रहा है, ये भी मैं बोल सकता हूं। ठीक है, देन परचेस्ड स्टेशनरी फॉर कैश, बिजनेस में यूज करने के लिए हम लोगों ने कुछ स्टेशनरी खरीदा। स्टेशनरी नॉर्मली क्या होता है कि पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, ऐसी चीज़ें हम लोग खरीद रहे हैं ताकि बिजनेस में हम उसको यूज़ करें। तो जब हम लोगों ने स्टेशनरी खरीदा तो हमारे पास स्टेशनरी में भी पहले से हो सकता है, या फिर ऐसे मान के चलते स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है कि हम खरीद के लाए, हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो हम सपोज मैंने 1500 का स्टेशनरी खरीदा, तो मेरे पास स्टेशनरी आ रहा है तो मेरा 1500 का खर्चा हो गया ना, तो मेरे पास से कैश जा रहा है। मेरे पास जितना भी कैश होगा उसमें से 1500 चला जाएगा। बट वो 1500 क्यों जा रहा है? क्योंकि मैंने स्टेशनरी खरीदा एंड वो स्टेशनरी के ऊपर मैंने खर्च किया, तो वो मेरे लिए बन गया एक्सपेंसेस। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा स्टेशनरी के ऊपर एक्सपेंसेस हुआ एंड कैश जा रहा है। दो एस्पेक्ट, कैश जा रहा है एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है। देन आगे देखते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। हमने स्टॉक खरीदा, राम से खरीदा, बट हमने पेमेंट नहीं किया। हमने राम से स्टॉक परचेज किया, बट उसको जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट हमें पेमेंट करना था उतना हमने पेमेंट नहीं किया। तो इम्पैक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे कि जब हम लोगों ने परचेज किया तो यहाँ पे परचेज बढ़ा, हमारा स्टॉक आ रहा है ना, हमने परचेज किया तो स्टॉक आ रहा है हमारे पास, तो स्टॉक आ रहा है मतलब परचेज इंक्रीज हो रहा है। एंड जब आप राम से परचेज किए एंड राम को पेमेंट नहीं किए, आपने राम से परचेज किया बट आपने राम को पेमेंट नहीं किया, तो वहां पे क्रेडिटर बना कि भाई राम को हम आगे जाके पेमेंट करेंगे। तो जब हमारा एक लाइबिलिटी बन रहा है कि राम को हम पेमेंट करेंगे, एक न्यू लाइबिलिटी आ रहा है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं क्रेडिटर का बैलेंस इंक्रीज हुआ या फिर लाइबिलिटी हमारा इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स में हमारा क्या हो रहा है कि स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम परचेज इंक्रीज बोल रहे हैं, एंड हमारे यहाँ पे क्रेडिटर एक लाइबिलिटी का बैलेंस भी इंक्रीज हो रहा है। दो एस्पेक्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू श्याम। श्याम को हम लोगों ने बेचा, जब हम सेल कर रहे हैं तो स्टॉक जा रहा है, जब स्टॉक जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। जब स्टॉक जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा सेल हुआ, तो सेल इंक्रीज हुआ, स्टॉक आउटफ्लो ऑफ स्टॉक बोल सकते हैं, स्टॉक रिड्यूस हो रहा है बोल सकते हैं, या फिर सेल्स इंक्रीज हो रहा है बोल सकते हैं। तो सेल्स इंक्रीज हुआ एंड क्योंकि हमें पैसा नहीं मिला डेटर से, तो हम ये भी मान के चलेंगे कि हमारे डेटर का बैलेंस भी इंक्रीज हो रहा है। हमने श्याम को बेचा 25,000 का ऑन क्रेडिट, श्याम ने हमें पेमेंट नहीं किया है, तो बाद में वो हमें आगे पेमेंट करेगा ना, तो हमारे लिए एक एसेट है, तो हम उसको लिखेंगे कि भाई श्याम हमें आगे जाके पेमेंट करने वाला है। तो श्याम जो डेटर है उसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है एंड सेल्स इंक्रीज हो रहा है। देन
परचेस्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट, हम लोगों ने मशीनरी परचेज किया क्रेडिट पे, अगेन पेमेंट हम लोगों ने नहीं किया, तो हमने क्या परचेज किया, मशीनरी परचेज किया। तो जब हम मशीनरी खरीद के लाएंगे तो हमारा मशीनरी, हमारे जो भी होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिजनेस में जितना भी मशीनरी होगा, मशीनरी बढ़ जाएगा ना, इंक्रीज हो जाएगा ना। तो मशीनरी इंक्रीज हुआ, एंड क्योंकि हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, वहाँ पे वो सप्लायर, वो वेंडर हमारा एक लाइबिलिटी की तरह आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पे क्रेडिटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक लाइबिलिटी यहाँ पे आ रहा है कि भाई हमने जिससे भी परचेज किया, एक से परचेज किया, वाई से परचेज किया, जिससे भी हम लोगों ने परचेज किया, कि हम उसको पेमेंट करेंगे, एक लाइबिलिटी आया, उसको हम यहाँ पे क्रेडिटर बोल दिए। ठीक है, एंड एक मशीनरी आया, दो चीज़, एक क्रेडिटर आ रहा है, एक मशीनरी आ रहा है। ठीक है, देन रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम, श्याम को हम लोगों ने यहाँ पे बेचा था ना कुछ, देखिए श्याम को हमने 25,000 का स्टॉक बेचा था, वो श्याम ने आगे जाके हमें क्या किया, पेमेंट किया, तो हमें पैसा मिला। जब हमें पैसा मिला तो हमारे पास कैश आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है। एंड जब श्याम ने हमें पेमेंट किया, श्याम हमें जितना भी बैलेंस देने वाला था, श्याम हमारे लिए क्या था, जब हमने श्याम को स्टॉक बेचा, श्याम हमारे लिए एसेट था ना, श्याम हमारे लिए एक डेटर था ना, एसेट था ना। तो श्याम ने जब हमें पेमेंट किया, जब श्याम ने हमें पेमेंट किया, तब वो डेटर का बैलेंस रिड्यूस होगा। वो 25 हमें देने वाला था, 25,000, अभी वो 25,000 हमें पेमेंट कर दिया, तो आगे वो हमें कितना पेमेंट करेगा, कुछ नहीं, जीरो। सो फ्रॉम 25,000 वो जो डेटर था हमारा 25,000 का एसेट, वो रिड्यूस होकर जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि उसने हमें पेमेंट कर दिया। तो डेटर रिड्यूस हुआ एंड कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट, कैश पेड टू राम, हमने राम को पेमेंट किया, हमने राम से कुछ खरीदा था, हमने पेमेंट नहीं किया था, वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी था, क्रेडिटर था। तो हमने जब उसको पेमेंट किया तो हमारा कैश जा रहा है या फिर नहीं, कैश चला गया। हमने 20,000 पेमेंट किया तो हमारे पास से 20,000 कैश चला गया। एंड वो जो क्रेडिटर था ना, 20,000 कुछ भी अमाउंट का क्रेडिटर था, वो भी तो रिड्यूस हो रहा है। हम यहाँ पे जब राम को सेल किए थे, कितने में सेल किए थे, हम राम को 20,000 में सेल किए थे, तो हम उसको 20,000 देने वाले थे। तो उसने जब हमें पेमेंट कर दिया ना, वो 20,000 का लाइबिलिटी हमारा खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्रेडिटर भी खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, इसके ऊपर हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया था कि हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा, कितने में खरीदा, 15,000 में। जब हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया एंड कैश पेमेंट किया, तो हमारे पास से कैश जा रहा है। अब कैश पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा ना, एंड जब फर्नीचर परचेज करोगे, नया फर्नीचर आएगा, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। दो एस्पेक्ट। परचेज्ड कंप्यूटर फॉर कैश, आपने कंप्यूटर परचेज किया, उसके बदले आपने कैश पेमेंट किया, तो आपके पास से कैश जा रहा है, एक नया कंप्यूटर आ रहा है। ठीक है, कंप्यूटर आया, कैश गया। देन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमारे पास कुछ कैश था, उस कैश को लेके हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया। जब हम लोगों ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो वहां पे हमारा जो बैंक का बैलेंस होगा वो बढ़ेगा। अगर आप बैंक में कुछ पैसा रख रहे हो, वो आपके लिए एक एसेट है ना, आप फ्यूचर में वो पैसा निकाल के यूज करोगे, तो आपके लिए वो एक एसेट है। तो आपका बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड आपके पास जो कैश था, आपके पास जो लिक्विड कैश था, वो कैश जा रहा है। मैं अपने बिजनेस से कुछ कैश निकाला तो कैश रिड्यूस हुआ, एंड वो कैश लेके बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, देन कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश विड्रॉ किया हम लोग, तो बैंक से आप लोग जो पैसा निकालोगे, बैंक का बैलेंस रिड्यूस होगा। एंड वो जो पैसा आप निकाले, उसको बिजनेस में लेके आओगे ना, तो बिजनेस में जो कैश होगा उसका बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस में कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा एंड बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। देन उसके आगे, टूक बैंक लोन 1 लाख का हम लोगों ने एक बैंक लोन लिया, तो हमारा जो भी कैश बैलेंस या फिर बैंक बैलेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जब हम लोन लेते हैं, बैंक क्या करता है ना, वो लोन का पैसे को हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है, तो उसके इंपैक्ट से क्या हुआ, हमारा बैंक का बैलेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ एंड बैंक से हम लोगों ने लोन लिया है ना, हम लोगों ने बैंक से लिया लोन, तो हमारे लिए वो एक लाइबिलिटी बना।
आगे जाके उसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा। जो बैंक लोन हम लोगों ने लिया हुआ है उसके लिए हमें पेमेंट करना है। तो एक लाइबिलिटी आया, एक नया लाइबिलिटी आ रहा है, एक ऑब्लिगेशन आ रहा है कि भाई बैंक को पेमेंट करना है। अभी हम लोगों ने 1 लाख ले लिया तो पेमेंट तो करेंगे ना आगे जाके। तो 1 लाख का लाइबिलिटी आ रहा है एंड एक एसेट भी इंक्रीज हो रहा है। देन रेंट पेड 8,000, हम लोगों ने 8,000 का एक एक्सपेंसेस पेमेंट किया। जब आप एक्सपेंसेस पेमेंट करोगे कैश जाएगा, आपने पेमेंट किया ना, कैश चला जाएगा। आपके पास से जितना कैश था वो चला जाएगा, मतलब उसमें से कुछ अमाउंट चला जाएगा। कितना चला जाएगा? यहाँ पे आपने 8,000 पेमेंट किया तो 8,000 चला जाएगा। बट आपने वो पेमेंट क्यों किया? रेंट के लिए पेमेंट किया आपने आपका एक एक्सपेंसेस हुआ है ना, आपने घर भाड़े पे लिया होगा, बिल्डिंग भाड़े पे लिया होगा बिजनेस करने के लिए, एंड उसके लिए आप 8,000 पेमेंट कर रहे हो, तो वो रेंट आपके लिए एक एक्सपेंसेस हुआ ना। तो आप बोलोगे मैंने एक्सपेंसेस पेमेंट किया, तो मेरा कैश जा रहा है एंड एक एक्सपेंसेस पेमेंट हुआ, एक खर्च हुआ पैसा। दो एस्पेक्ट, एक्सपेंसेस पेमेंट हुआ एंड कैश जा रहा है। आपने सैलरी पेमेंट किया, वैसे ही कैश जा रहा है एंड वो कैश क्यों जा रहा है? सैलरी के लिए जा रहा है, सैलरी एक्सपेंसेस के लिए जा रहा है हमारा। देन आपने इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट किया 2,500 का, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,500 इन कैश, 2,500 का आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया। तो आप जब बिल पेमेंट किए तभी कैश जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए 2,500 का, एंड वो 2,500 आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पेमेंट किए। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए एक्सपेंसेस हमारा क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है वो आइटम जिसके लिए हम लोगों ने पेमेंट किया एंड उसका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर मिलेगा, 1 साल के अंदर ही उसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। तो आप रेंट पेमेंट करते हो, सैलरी पेमेंट करते हो, इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करते हो, वेजेस पेमेंट करते हो, कुछ भी वो सारे जो पेमेंट करते हो जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर मिलता है, हम उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सपेंसेस के लिए हम लोगों ने पेमेंट किया। तो 2 एस्पेक्ट, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड डिक्रीज इन कैश। देन उसके बाद बोल रहे पेड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 4,000, बैंक से हम लोगों ने जो लोन लिया था उसके ऊपर हम 4,000 का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो जब हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे हमारा कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा, कैश डिक्रीज होगा। एंड वो कैश क्यों डिक्रीज हो रहा है? इंटरेस्ट के लिए डिक्रीज हो रहा है। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हुआ यहाँ पे? एक्सपेंसेस। हमने बैंक का पैसा लेके यूज किया बिजनेस में, तो बैंक को हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो हमारे लिए वो एक एक्सपेंसेस बना। तो हमारा एक एक्सपेंसेस आया एंड कैश जा रहा है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ, कैश रिड्यूस हुआ। देन रिसीव्ड कमीशन इन कैश, हम लोगों ने कमीशन रिसीव किया। कमीशन जब हम लोग रिसीव करेंगे ये एक तरीके का इनकम हुआ। जैसे हम रेंट पेमेंट करते हैं, सैलरी पेमेंट करते हैं, हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, वैसे ही हम लोग जब कुछ रिसीव करेंगे छोटे मोटे अमाउंट, उसको हम बोलेंगे इनकम। हमने कहीं से कमीशन रिसीव कर लिया, हमने कहीं से रेंट रिसीव कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमने कमीशन रिसीव किया। कितना कमीशन रिसीव किया? 5,000। ये 5,000 का हमने जब कमीशन रिसीव किया तो हमारे पास जो भी कैश बैलेंस होगा वो 5,000 इंक्रीज हो जाएगा। एंड वो जो कमीशन हम लोगों ने रिसीव किया वो कमीशन हमारे लिए क्या होता है? इनकम होता है। तो एक नया इनकम भी आया। जैसे हम बोलते हैं ना एक्सपेंसेस पेमेंट करते हैं तो कैश जा रहा है, एक्सपेंसेस हमारा इंक्रीज हो रहा है। वैसे ही जब हम इनकम रिसीव करेंगे वहाँ पे कैश इंक्रीज होगा एंड इनकम भी इंक्रीज होगा, ठीक है। देन रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट, कितना? 6,000, 6,000 हमें रेंट मिला। हमने अपना बिल्डिंग किसी को रेंट पे दिया था, वहाँ से हमें कुछ रेंट मिला, कितना? 6,000। जब आपको रेंट मिला तो कैश इंक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज हुआ, साथ साथ आपके पास कुछ इनकम भी आ रहा है जिसको आप बोलोगे रेंट रिसीव्ड। ओके, तो जब हम एक्सपेंसेस पेमेंट करेंगे कैश जाएगा, इनकम रिसीव करेंगे कैश आएगा। इतना पता है, कैश के ऊपर यही इंपैक्ट है। बट आप जब एक्सपेंसेस पेमेंट करोगे एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, आपको बेनिफिट मिला है, आपका खर्च हो गया, तो वो एक एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ, खर्च बढ़ गया बोल सकते हो। जब आप इनकम रिसीव करोगे, कैश रिसीव करोगे फॉर इनकम, तो आपका इनकम इंक्रीज होगा, इनकम बढ़ जाएगा वहां पे, ठीक है। देन ओनर विड्रू कैश, ओनर बिजनेस से 7,000 निकाल के लेके जा रहा है घर यूज करने के लिए। पहले ही मैंने ये चीज बोला, जब ओनर पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा वहां पे हम बोलते हैं क्या? कैश इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है।
बट वही चीज जब ओनर बिजनेस से निकाल के लेके जाएगा, कैश जब बिजनेस से लेके निकाल के लेके जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वो उल्टा हो जाएगा ना। ओनर बिजनेस में कैश डाला तो कैश इंक्रीज हुआ, ओनर ने बिजनेस से कैश निकाला तो कैश चला जाएगा। एंड जब ओनर बिजनेस से कुछ लेके जाएगा, बिजनेस में ओनर जब कुछ पैसा डाल रहा है, कुछ एसेट डाल रहा है, तो हम बोलते हैं कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हुआ। तब ओनर जब बिजनेस से कुछ निकाल के लेके जाएगा, वहां पे हम क्या बोल सकते हैं? वहां पे बोल सकते हैं कैपिटल रिड्यूस हुआ या फिर ड्रॉइंग्स इंक्रीज हुआ। जब ओनर बिजनेस में पैसा डालेगा उसको कैपिटल बोलोगे, जब ओनर वही पैसा बिजनेस से निकाल के लेके जाएगा उसको आप ड्रॉइंग्स बोलोगे, या फिर आप नेगेटिव कैपिटल भी बोल सकते हो। सेम चीज है, जब वो पैसा डालेगा कैपिटल, जब वो पैसा लेके जाएगा ड्रॉइंग्स। आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। जब 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 ओनर पैसा बिजनेस से विड्रॉ करेगा, कुछ भी चीज बिजनेस से विड्रॉ करेगा, वहां पे ड्रॉइंग्स बढ़ेगा, एंड जहां पे ड्रॉइंग्स बढ़ेगा वहां पे कैपिटल घटेगा। ठीक है। देन ओनर टुक गुड्स ऑफ ₹3,000 फॉर पर्सनल यूज, अपने घर में यूज करने के लिए 3,000 का स्टॉक वो लेके चला गया। ओनर 3,000 का स्टॉक लेके जा रहा है घर में यूज करने के लिए, प्राइवेट यूज के लिए। वो भी तो ड्रॉइंग्स हुआ, बिजनेस से वो चीजें निकाल के लेके जा रहा है, तो वो ड्रॉइंग्स इंक्रीज हुआ ना। अभी तो मैंने बोला कि ओनर बिजनेस से कुछ भी निकाल के अपना घर ले जाएगा तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे, या तो हम कैपिटल रिड्यूस हुआ बोलेंगे या फिर ड्रॉइंग्स इंक्रीज हुआ बोलेंगे, सेम चीज है। ठीक है। तो ओनर ने जब बिजनेस से स्टॉक निकाला तो ड्रॉइंग्स इंक्रीज हुआ, एंड वही स्टॉक जब उसने निकाला तो वहां पे परचेजेस रिड्यूस हुआ। जब हम स्टॉक खरीद के लाए थे हम उसको परचेजेस बोले थे ना, तो वही स्टॉक वो लेके जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं स्टॉक रिड्यूस हुआ। हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्टॉक का बैलेंस जो भी होगा स्टॉक रिड्यूस हुआ, या फिर स्टॉक की जगह पे हम लोगों ने लिख दिया परचेजेस। ठीक है। नेक्स्ट, आप इसको स्टॉक रिड्यूस भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, हम लोगों ने सप्लायर को रिटर्न कर दिया। जब हम लोग रिटर्न करेंगे सप्लायर को, हमने सप्लायर से कोई चीज खरीदा था, तो सप्लायर को हम क्रेडिटर बोलते हैं ना, हम बोलते हैं क्रेडिटर इंक्रीज हुआ। हमने एक से चीज खरीदा, राम से कोई चीज खरीद रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना राम हमारे क्रेडिटर, नया क्रेडिटर आ रहा है। तो जब हम राम को लौटा देंगे, चीजें रिटर्न कर देंगे, तो वही क्रेडिटर का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा ना। सपोज राम से हमने 20,000 का स्टॉक खरीदा एंड 5,000 का स्टॉक हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो हमें बैलेंस कितना पेमेंट करना है? 20,000 में से 5,000 माइनस करने के बाद हमें 15,000 देना है, तो स्टॉक का बैलेंस रिड्यूस हुआ। ठीक है। एंड जब हमने उसको रिटर्न किया तो हम उसको क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न इंक्रीज हुआ। मैंने बोला था ना स्टॉक का उसको 4 कैटेगरी में हमें लिखना होता है। स्टॉक, वही स्टॉक को हम परचेज भी लिखेंगे, सेल्स भी लिखेंगे, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न भी लिखेंगे। तो हम परचेज करके लाए थे, रिटर्न कर दिए, तो परचेज रिटर्न इंक्रीज हो गया। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने हमें 3,500 का स्टॉक रिटर्न कर दिया, वो हमें रिटर्न कर रहा है। तो जब कस्टमर हमें रिटर्न करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। जैसे यहाँ पे हम परचेज रिटर्न बोल रहे थे, यहाँ पे हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न हमारे पास एक नया आ रहा है, मतलब हमने बेचा था, वो स्टॉक रिटर्न आ गया हमारे पास। एंड जिसको हमने बेचा था उसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम स्टॉक बेचते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। सपोज हमने उसको 30,000 का स्टॉक बेचा, उसने हमें 2,000 का स्टॉक वापस कर दिया, तो हमें फाइनल कितना पेमेंट करेगा? 30,000 पेमेंट करेगा क्या? नहीं, उसने हमें 2,000 का स्टॉक रिटर्न कर दिया है, तो वो हमें फाइनली कितना पेमेंट करेगा? 28,000। तो यहाँ पे जो डेटर था 30,000 का, वो रिड्यूस होकर कितना हो गया? 28,000। तो रिडक्शन इन डेटर। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।